अच्छा, कल जो सीखा था उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके फाइन, करते हैं शुरू। देखिए, ये डीडीएल डीएमएल कमांड्स हैं आपके पास जो आपने सीखा, तो इनसे मैंने आपको बताया था जो डीडीएल कमांड है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाता है। और इसके अंदर यूज होने वाली कमांड जो है डीडीएल के अंदर वो क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप होती हैं, जिनसे हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस का स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा मतलब एक डेटाबेस हमने बनाया और डेटाबेस का क्या नाम होगा, उस डेटाबेस में कितने टेबल होंगे, टेबल का क्या नाम होगा, टेबल में कितने कॉलम होंगे, कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, कॉलम का नाम क्या होगा, इस तरह की चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। तो जब एक बार एक स्कीमा बन जाता है तो स्कीमा बनाने के बाद उस डेटाबेस के टेबल के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर कराते हैं। वो करने के लिए हमें डीएमएल कमांड का यूज करना पड़ता है। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। इसके अंदर हम लोग जो डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, है ना, और मॉडिफाई करना, ये सब चीजें हमारे पास हैं। दोबारा से रिट्राइव करना, ये सब चीजें हमारे पास होंगी, है ना। वो डीएमएल कमांड में, डीएमएल कमांड में चार मेजर कमांड्स होती हैं आपके पास, जिसमें इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट। ये मैंने आपको इतना सिखा दिया था। ठीक है, अब उस आगे की बात कर लेते हैं। नाउ, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। कल हम लोगों ने स्कूल वाला डेटाबेस का हमने बनाया था, ठीक है ना। आज एक डेटाबेस फिर से क्रिएट करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग डेटाबेस कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के दौरान हम लोग किन बातों का और ध्यान रख सकते हैं, क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो देखो। हम लोग क्रिएट किया एक डेटाबेस। इस डेटाबेस का लेट से नाम रख लेते हैं हम लोग स्टोर। कंट्रोल पर सेंटर किया, ये आपके पास एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद क्रिएट डेटाबेस स्टोर करने के बाद, ये स्टोर नाम का डेटाबेस में हमें चीज़ें टेबल बनाने आगे काम करना है, तो हमें अपने इस डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे, वो यहाँ आ गया होगा, इधर रिफ्रेश करेंगे आप तो दिखाई देने लगेगा स्टोर नाम का डेटाबेस आ गया। इधर यूज करने के लिए यूज नाम का कमांड लगेगा और डेटाबेस का नाम लगेगा स्टोर। इतना कल सिखा दिया मैंने। ये आपके पास सिलेक्टेड डेटाबेस हो गया। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों को टेबल बनानी है, क्योंकि जो हमें काम करना है वो डेटा के साथ करना है, और डेटा जो स्टोर होता है वो टेबल्स में स्टोर होता है। तो सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। टेबल क्रिएट करते टाइम हम लोग टेबल में कितने कॉलम होंगे, किस कॉलम का क्या नाम होगा, किस तरह का डेटा स्टोर होगा, वो हम मेंशन करते हैं। तो कैसे करेंगे फिर, क्रिएट टेबल। अब ये स्टोर है, स्टोर में क्या दो चीजें हम लोग स्टोर में रखेंगे, एक तो रखेंगे हम कस्टमर, ठीक है, एक हम रखेंगे कस्टमर, और एक हम रखेंगे प्रोडक्ट, कि हमारे पास प्रोडक्ट होंगे जो हमें बेचने हैं, और एक हमारे पास कस्टमर होंगे जो उन प्रोडक्ट को खरीदेंगे या बेचेंगे, वो खरीदेंगे, है ना, ऑर्डर लगाएंगे अपना। तो पहले कस्टमर नाम का टेबल बनाते हैं, CUSTUMR, है ना, ये आपने रख लिया नाम। अब इसके अंदर बनता है कि आप लोग कस्टमर नाम का टेबल है उसमें कितने कॉलम होंगे, क्या क्या नाम होंगे, है ना, ये चीज़ हम लोग को बनानी है। तो देखो यहाँ किस तरीके से आप कॉलम क्रिएट करेंगे वो देखो। आज आप ला रहे हैं, एक कॉलम का नाम रखा आपने CID। CID मतलब कस्टमर आईडी हो गया। तो कस्टमर आईडी नाम का एक टेबल आपने, कॉलम आपने बनाया। इसके साथ ही आपने बता दिया कि इस कस्टमर आईडी के जो डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, INT। ये हो गया कि इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा, ये ठीक है। इसके बाद आप लोग बता रहे हैं, इतना तो मैंने कल आपको सिखा दिया था, इसके बाद आप लोग बता रहे हैं कि ये जो CID नाम का कॉलम है ये प्राइमरी की होगा। ये प्राइमरी की का क्या मतलब है, देखिए प्राइमरी की लगाने से आपका जो CID नाम का कॉलम है उसमें दो तरह की फंक्शनैलिटी आ जाएंगी। पहली, इस CID नाम के कॉलम के अंदर कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब डुप्लीकेट डेटा नहीं हो सकता। जैसे कल हम लोगों ने बनाया था ना, क्या नाम है, जो भी था वो स्टूडेंट आईडी SID इंटीजर था, तो उसमें दो स्टूडेंट के सेम रोल नंबर हो सकते थे, 101 102, दो स्टूडेंट के सेम रोल नंबर हो सकते थे। लेकिन यहाँ प्राइमरी की बनाने के बाद आपके इस कॉलम में CID के अंदर सारी वैल्यू यूनिक रहेंगी, कोई भी आप डुप्लीकेट वैल्यू इसमें स्टोर नहीं करा सकते। पहली फंक्शनलिटी है। दूसरी, प्राइमरी की के अंदर नॉट नल वैल्यू चली जाती है। नॉट नल मतलब आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। अगर कोई कस्टमर आपने ऐड करा तो उस कस्टमर को आईडी देना ही पड़ेगा, उसे आप खाली नहीं छोड़ सकते। ये होता है कस्टमर आईडी।
ओके, दूसरी बात, मान लीजिए कस्टमर आईडी है, एक कस्टमर आईडी हमने बनाया 1, तो दूसरा कस्टमर आईडी बनाया 2, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि तीसरे वाले का 3 होगा आईडी, चौथे वाले का 4 आईडी होगा, पांचवे वाले का 5 आईडी होगा। जब हमें पता है कि ये एक एक करके आगे बढ़ना ही है, तो ये सिस्टम को बता देते हैं। तो उसके लिए एक और आप लोग कमांड यूज कर सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट लगाने से आपको बार बार सीआईडी देने की जरूरत नहीं है, ये खुद से सीआईडी को ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि ऑटो आगे खुद से बढ़ाता रहेगा। अगर पहले वाले कस्टमर को आपने आईडी दी 101, तो ये ऑटोमेटिकली अगले वाले कस्टमर को 102 आईडी दे देगा। अगर आपने कस्टमर आईडी दी होगी 301, तो अगले वाले को 302 दे देगा। अगर आपने पहले कभी किसी को आईडी दी ही नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट करेगा, और फिर एक एक करके 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो कस्टमर आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो चुकी है। प्राइमरी की है, मतलब डुप्लीकेट नहीं आ सकता है, नल नहीं छोड़ सकते आप, खाली नहीं छोड़ सकते आप लोग, देना जरूरी है। कॉमा, नेक्स्ट, मर्जी यहाँ गया कस्टमर का नेम। तो कस्टमर का नेम आपने बताया कि भैया ये वेयर केयर में होगा, और इसकी लेंथ लिख दी 50 के 50 कैरेक्टर तक का नाम हो सकता है। इसके अलावा आप इसमें बोल सकते हैं कि ये जो कस्टमर की डिटेल है, उसमें जो भी कस्टमर ऐड किया गया है उस कस्टमर का कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा। इसलिए आपने यहां मेंशन कर दिया कि नॉट नल। नॉट नल मतलब ये होगा कि आप इस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते। मतलब जब आप वैल्यू भर रहे होंगे, तो उस वक्त हो सकता है कस्टमर आईडी आप लोग या कोई दूसरी फर्दर डिटेल आप लोग भरे ना भरे, लेकिन कस्टमर का नेम वाला जो ब्लैक ऑप्शन है वो आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको कस्टमर नेम भरना ही होगा। इसमें नॉट नल लगा दिया आपने। ऐसे दूसरा, मान लीजिए कस्टमर का एड्रेस, इसको आपने लगाया वेयर के है, और इसको आपने बोल दिया कि 50 लेंथ हो सकती है इसकी भी, लेकिन इसमें आपने नॉट नहीं लगाया। तो अगर आप किसी कस्टमर का एड्रेस इंसर्ट नहीं करते हैं, तो इससे कोई एरर आपको नहीं आएगी, वहां पे बाय डिफॉल्ट नल चला जाएगा। जैसे कल हमने एक ईमेल आईडी छोड़ दी थी, सिया सिंह के नाम से हम एंट्री कर रहे थे, तो एक हम लोगों ने ईमेल आईडी छोड़ दी थी, है ना, ऐसे सिया सिंह करके था, siya.com ही तो डिलीट करने के लिए ये रहा, सी अग्रवाल करके था, है ना। तो यहाँ ईमेल आईडी छोड़ दी थी, तो कल ईमेल आईडी छोड़ने की वजह से वो ईमेल आईडी मैंने नहीं दी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ पे नल आ गया था, बाय डिफॉल्ट खाली जगह आ गई थी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आपने कस्टमर का एड्रेस नहीं दिया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे नल चला जाएगा। इसके अलावा आपने कहा कस्टमर का ईमेल आईडी। कस्टमर का ईमेल आपने बताया कि वेयर केयर, इसको अपन ले लेंगे 50 लेंथ में ले लेंगे, चलिए। लेकिन अब कस्टमर ईमेल आईडी का नाम का जो आपने कॉलम बनाया है, आपको क्या लगा कि आप इसके अंदर कोई लॉगिन पैनल बना सकते हैं। वहां पर लॉगिन कराने के लिए आप लोग कस्टमर की ईमेल आईडी को यूजर आईडी बना सकते हैं, पर ऐसे केसेस में सारी यूजर के आईडी कैसी होनी चाहिए, फिर यूनिक, यानी कि एक कस्टमर की डिटेल में जो कस्टमर अपनी ईमेल आईडी यूज करेगा वो एक बार कर सकता है, कि दोबारा से कोई दूसरा नहीं कर सकता। यानी कि इसमें डुप्लीकेट ईमेल आईडी हमें नहीं चाहिए, हम ऐसा सोच रहे हैं। भाई दो कस्टमर का नाम सेम हो सकता है, उनका एड्रेस भी सेम हो सकता है, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनकी कस्टमर आईडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, पर उनको लॉगिन कराने के लिए हमको जो ईमेल आईडी चाहिए वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो क्योंकि यूनिक रखनी, तो आपने इसको बोला ठीक है, इसको भी यूनिक करना है, तो इसको भी क्या बोल दो, इसको भी प्राइमरी की बोल दो। द प्रॉब्लम इज दैट you cannot create two primary key in a single column और सिंगल टेबल। अब दो प्राइमरी की नहीं बना सकते, हालांकि कुछ टेबल्स में ऐसा है नहीं, कुछ टेबल्स में ऐसा हो सकता है कि आप दो प्राइमरी की बनाते हैं, लेकिन वो फर्दर आगे की बात है, वो हम कभी बाद में देखेंगे, है ना। वो कंपोजिट की वगैरह कहलाती है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन आप फिलहाल प्राइमरी की दो नहीं बना सकते। एक प्राइमरी की आपने बना दिया, इट्स ओके, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बनाते हैं। जब दो नहीं बनाते, तो फिर इस वेर केयर वाला जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी वाले को यूनिक कैसे रखे, इसको रखने के लिए आपके पास यूनिक नाम का ही कमांड होता है, आप लगा सकते हो। अब आप लोग जो है वो दो सेम ईमेल आईडी इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब डुप्लीकेट डेटा नहीं हो सकता। लेकिन आप अभी भी इसके अंदर क्या नाम है, नल वैल्यू छोड़ सकते हैं, मतलब खाली छोड़ सकते हैं ऐसे। तो खाली ना छोड़े इसलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, नॉट नल लगा दिया। अब आप इसे खाली भी नहीं छोड़ सकते,
तो कस्टमर का ईमेल आईडी का एक कॉलम बन गया, उस कॉलम के अंदर वेर 50 रखा है, इनकी 50 कैरेक्टर तक की ईमेल आईडी हम स्टोर करा सकते हैं। इसके साथ ही वो ईमेल आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वो यूनिक ही होनी चाहिए। इसके अलावा हम उसे खाली नहीं छोड़ सकते, नल वैल्यू। ठीक है, ये कस्टमर की डिटेल हो गई मान लीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मान लीजिए इतना रख लेते हैं। ठीक, इसे कंट्रोल पे एंटर करेंगे हम लोग, ये एग्जीक्यूट हो गया, एक टेबल क्रिएट हो गई। आप जाओ और बोलो डिस्क्राइब करो कस्टमर को, और यहाँ जाके देखो तो यहाँ कुछ चीज समझ में आएंगी। देखिए सीआईडी जो कस्टमर आईडी नाम का है आपके पास एक कॉलम, इस फील्ड का नाम सीआईडी है, कस्टमर आईडी। इसमें डेटा इंटीजर टाइप का स्टोर होगा, इसको नल नहीं छोड़ सकते, नो आ रहा है। इसको नल नहीं छोड़ सकते, नो आ रहा है। ये प्राइमरी की है। अब मैंने इसमें कहीं नॉट नल तो लगाया नहीं था, पर प्राइमरी की के अंदर फंक्शनैलिटी होती है कि अगर किसी को प्राइमरी की बनाया गया है तो आप उसे नल नहीं छोड़ सकते। दूसरा, डिफॉल्ट में कुछ नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट आ गया। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब खुद से ये बढ़ता रहेगा। अगला कस्टमर नेम, कस्टमर का नेम जो वैकेर 50 लिमिट है उसकी, वो भी नल नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने कस्टमर नेम में खुद से नॉट नल लिखा था। इसे नॉट नल आ रहा है, बाकी और कोई डेटा नहीं है। कस्टमर का एड्रेस जैसे ये, बस कस्टमर एड्रेस वेरकेयर 50, और इसे नल छोड़ सकते हैं। देखिए खाली छोड़ सकते हैं, ये सारा है। क्यों छोड़ सकते हैं खाली? क्योंकि कस्टमर आईडी के आगे मैंने नॉट नल नहीं लगाया था, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उससे अगला है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी 50 लेंथ का हो सकता है, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, नो लिखा आ रहा है। इसके अलावा ये एक यूनिक की है, देखिए मैंने लिखा था यूनिक, मतलब इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने आ गया। अब किस तरीके से हम टेबल का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ये डिस्क्राइब हो गया टेबल को, है ना। ठीक है, चलो, जैसे आप लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया फॉर द कस्टमर डिटेल, ऐसे ही हम लोग फिर से एक टेबल क्रिएट करते हैं फॉर द प्रोडक्ट डिटेल। उसमें हम प्रोडक्ट की डिटेल रखेंगे। तो क्रिएट किया हम लोगों ने एक टेबल, टेबल का नाम हम लोग लिखा प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रोडक्ट नाम के टेबल के अंदर हम लोगों ने बनाया कि एक तो देखो इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी होगा, पीआईडी, ये पीआईडी इंटीजर टाइप का होगा, ये आपका प्राइमरी की होगा, ये आपका ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ये सब बातें आपको समझा दी है मैंने। एक प्रोडक्ट का नेम होगा, इस नेम की लेंथ 50 हो सकती है, तो वैर कैर 50 लगा देंगे। इसकी लेंथ 50 तो हो सकती है, लेकिन आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। इस प्रोडक्ट का प्राइस होगा, इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंटीजर में होगा। इसके साथ साथ आपने लिख दिया कि डिफॉल्ट नहीं, इसके साथ साथ लिख दिया नॉट, इसे खाली नहीं छोड़ सकते आप। तो प्राइस आपको देना जरूरी है, प्राइस को आप खाली नहीं छोड़ सकते। बस इतना डिटेल बहुत है। प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का प्राइस है, आप चाहो तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के डिटेल वगैरह, प्रोडक्ट का कलर, जो भी आप चीज़ें और इन्फॉर्मेशन है वो इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट टेबल क्रिएट हो गया, ये वाला इतना ही बहुत है। इसमें कंट्रोल प्लस एंटर किया, ये आपके पास टेबल बन गया। तो अब आपके पास दो टेबल यहाँ पर आपके पास हैं, एक तो कस्टमर टेबल है, एक प्रोडक्ट टेबल है। इसको डिस्क्राइब कर लीजिए आप लोग प्रोडक्ट वाले टेबल को। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पीआईडी, आपके प्रोडक्ट आईडी नाम से पीआईडी नाम से कॉलम बनाया। इस कॉलम का डेटा जो वो इंटीजर टाइप का है। इसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं रह सकती। ये एक प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है। इसके साथ ही प्राइस, प्राइस भी इंटीजर टाइप का है, वो खाली नहीं रह सकता। एक प्रोडक्ट का नेम वैकेट 50 है, वो भी खाली नहीं रह सकता। ये आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ आपने एक टेबल बनाई। ठीक है, ये एक टेबल आपने बनाई, इसका नाम रखा आप लोगों ने प्रोडक्ट। और यहाँ आपने एक टेबल बनाई, इसका नाम रखा आपने कस्टमर। कस्टमर है टेबल में सिर्फ कस्टमर की डिटेल है सारी की सारी। प्रोडक्ट वाली डिटेल, प्रोडक्ट वाले कॉलम में केवल प्रोडक्ट की डिटेल है सारी की सारी। ठीक है,
लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर क्या करेगा, किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाएगा, बुक करेगा किसी ऑर्डर को। तो भाई ऑर्डर को बुक करने के लिए एक ऑर्डर को कैसे बुक किया जाएगा, ठीक है, वो देखना है हमको। तो यहाँ कस्टमर टेबल में कस्टमर की आईडी नाम से मैंने एक बनाया है कॉलम सीआईडी नाम से। ऐसी प्रोडक्ट वाले टेबल में मैंने प्रोडक्ट की आईडी नाम से बनाया है पीआईडी वाला टेबल। भाई मुझे क्या है कि मान लीजिए एक कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट को बुक किया, तो एक कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट बुक किया है पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ कि भाई देखो ये कस्टमर आईडी है, ठीक है, और इस कस्टमर ने ये वाला प्रोडक्ट बाय किया, उसकी प्रोडक्ट आईडी ये लिख दी, क्योंकि सब तो यूनिक ही है। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा कस्टमर आईडी 103 है और 103 वाले कस्टमर ने 201 वाला प्रोडक्ट बाय किया है, तो 103 से मैं निकाल लूंगा पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कस्टमर की। और 201 वाला प्रोडक्ट अगर बाय किया है इसने, तो 201 से मैं निकाल लूंगा पूरी पूरी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरी टेबल बना लेता हूं, इसका नाम लिख लेता हूं ऑर्डर, ठीक है ना, इसका नाम लिख लेता हूं ऑर्डर। और इस ऑर्डर नाम की टेबल के अंदर केवल कस्टमर की आईडी और प्रोडक्ट की आईडी ये लिख लेता हूं, जिससे मुझे बाद में पता चल जाएगा कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर लगाया था। कुछ समझ में आई बात ये ऑनलाइन? Yes, sir. लेट्स क्रिएट अ टेबल। क्रिएट टेबल। वी हैव डिस्कस्ड द टेबल नेम इज ऑर्डर। ऑर्डर इज गोइंग टू बी ब्लू। इसका मतलब यह है कि कमांड होगी कोई ना कोई, तो ऑर्डर्स कर देते हैं। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो एक होगी ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी इंटीजर टाइप की होगी, प्राइमरी की होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, कॉमन। ऑर्डर आईडी के अलावा एक मैं इसमें रखूंगा कस्टमर की आईडी के, किस कस्टमर ने ऑर्डर लगाया, तो इसे नॉट नाल छोड़ देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट आईडी, कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर लगाया, इसे भी नॉट नाल छोड़ देते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते। तीसरा क्वांटिटी कितनी है, कितने ऑर्डर लगाया, कितने पीस ऑर्डर लगाए, उसे इसमें ले लेंगे क्वांटिटी में। दूसरा इसके अंदर आपने लिख दिया है कि डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब अगर कुछ भी आपने एंटर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट 1 चला जाएगा, क्योंकि एक क्वांटिटी तो खरीदी होगी कम से कम। तो या तो आप क्वांटिटी बताएंगे कि कितनी, और नहीं बताए तो बाय डिफॉल्ट एक क्वांटिटी उसमें चली जाएगी। कंट्रोल से एंटर करिए, ये आपके ऑर्डर के टेबल क्रिएट हो गया। इसको भी आप लोग डिस्क्राइब करके देख सकते हैं ऑर्डर टेबल को। दिस इज योर ऑर्डर टेबल। यस, देखिए यहाँ आ रहा है बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 चली जाएगी, लिखा आ रहा है। आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, यस। लेकिन खाली छोड़ने से फायदा क्या है, जैसे आप खाली छोड़ेंगे इसे उसमें 1 चला जाएगा, इसलिए मैंने उसमें नॉट नल नहीं लगाया, क्योंकि आ तो रहा है कि इसे खाली छोड़ सकते नहीं, क्वांटिटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने खाली छोड़ने की कोशिश की तो बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, 1। नो प्रॉब्लम। सीआईडी पीआईडी को उनको खाली छोड़ नहीं सकते। ऑर्डर आईडी तो है ही नॉर्मल और प्राइमरी की है, उसका मतलब भी नहीं है, वो तो सिर्फ इन ऑर्डर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए है। अब क्या करते हैं, अब हम ऑर्डर को लगाना शुरू करते हैं, डेटा को इंसर्ट करना शुरू करते हैं, है ना। तो कस्टमर पे टेबल थी हमारे पास, कस्टमर कोई डेटा नहीं, तो अभी चलते हैं कस्टमर टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर। कस्टमर में कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस और कस्टमर का ईमेल आईडी भरना है। इसके लिए आप लोग वैल्यू लगा देंगे, वैल्यू भर देंगे कि कस्टमर की आईडी होगी 101, कॉमा कस्टमर का नेम होगा, मान लीजिए सबसे पहले राहुल कुमार रख लेते हैं, कॉमा कस्टमर का एड्रेस मान लीजिए नोएडा रख लेते हैं, ईमेल आईडी जो है वो rahul@gmail.com रख लेते हैं। ये हो गया आपके पास। कंट्रोल सेंटर के डेटा चढ़ गया होगा आपके पास।
अब आप आगे से बोल रहे हैं कि मेरे को कस्टमर, मेरे को यहाँ से चेक करना है डेटा, तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर, कंट्रोल पर सेंटर किया तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 101 राहुल कुमार नोएडा rahul@gmail.com, ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, आपने क्या कहा, कस्टमर आईडी मेरे को चढ़ानी ही नहीं है, मैंने कस्टमर आईडी हटा दिया। और एक साथ कई सारे वैल्यूज चढ़ानी है, मान लीजिए वैल्यू को ऐसा ही ले लेते हैं, तो ये वैल्यूज लिखना पड़ेगा अब, कॉमा, ये रहा दूसरा डिटेल। तो राहुल की जगह मान लीजिए इसको रमन कर लिया आप लोगों ने, रमन कुमार है। यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो रमन कर लिया आपने। दूसरा और डिटेल देख लीजिए, सुरेश कर लिया आपने, सुरेश सिंह, इसको दिल्ली कर लिया आप लोगों ने। और इसका जो ईमेल आईडी suresh@gmail.com कर दिया आपने। कंट्रोल से एंटर किया, एसक्यूएल की सिंटेक्स एरर है, पीछे कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे। कंट्रोल से एंटर किया, डेटा इंसर्ट हो गया। जाके दोबारा देखते हैं हम लोग, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर, यहाँ डिटेल, राहुल कुमार नोएडा, रमन कुमार नोएडा, सुरेश सिंह दिल्ली। मान लीजिए एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग सिंपली। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको दिखा दी होगी, इसमें देख ली होगी आपने कि मैंने कस्टमर आईडी नहीं चढ़ाई है, फिर भी कस्टमर आईडी बाय डिफॉल्ट 102 103 खुद से आ गई, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है। ठीक है, बस समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 101 मैंने चढ़ा दी थी, उसके बाद 2 एंट्री चढ़ाई मैंने, तो 102 103 खुद से आ गए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं फिर से एक एंट्री कर रहा हूँ, एक कस्टमर की वैल्यू है उसकी, इसका नाम है राहुल सिंह, कॉमा, ये बेसिकली गाजियाबाद का है, जीजेड की। और इसका ईमेल आईडी है rahul@gmail.com, rahul@gmail.com। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एंटर किया तो क्या हुआ, एक एरर आ रही है। एरर क्या बोल रही है कि डुप्लीकेट एंट्री rahul@gmail.com फॉर कस्टमर डॉट ईमेल, यानी कि ईमेल आईडी जो है वो डुप्लीकेट है। पहले कोई राहुल कुमार था, उसकी ईमेल आईडी भी rahul@gmail.com थी। अब कोई राहुल सिंह आपने किया, उसकी भी ईमेल आईडी rahul@gmail, तो ये नहीं चढ़ सकती, इसलिए एरर आ रही है। चेक कर लो, नहीं आया डेटा, 103 104 नहीं आया राहुल कुमार। आपने क्या कहा, ठीक है जी, एक काम करो, rahul123@gmail.com कर दो, ये तो ठीक है। हाँ ये ठीक है, कंट्रोल पर एंटर किया, देखिए डेटा इंसर्ट हो गया। हाँ, लेकिन जब आप डेटा को चेक करने के लिए गए तो आपने क्या देखा, डेटा तो आ गया rahul123@gmail.com गाजियाबाद का, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो कस्टमर की आईडी वो आई है 105। तो 101 आया, 102 आया, 103 आया, 103 के बाद 104 नहीं आया, 105 आया। 104 कहाँ गया भाई, जब आपने गलत एंट्री की थी बेसिकली, तो गलत एंट्री आपके सिस्टम में लिखी जाती है, वो जाके सिस्टम में लिखी जाती है, लिखने के बाद सिस्टम में लिखी जाती है, और लिखने के बाद क्या होता है कि जब ये बात लिखने के बाद चेक करता है कि कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है, और जब चेक करता है बाद में लिखने के बाद तो समझ में आता है कि डुप्लीकेट एंट्री है, तो ये क्या करता है, वापस से डेटा को इरेज कर देता है। पर डेटा को इरेज तो कर देता है, लेकिन जो काउंटर उसने आगे बढ़ा दिया था ऑटो इंक्रीमेंट का, वो काउंटर वापस नहीं करता ये। इस वजह से इसके अंदर 105 एंट्री रहती है। हालांकि इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा डेटा होना चाहिए यूनिक, यूनिक आईडी होनी चाहिए, और वो चल रही है, तो हमको इसकी कोई दिक्कत है नहीं। ऑनलाइन एवरीथिंग इज ओके। Yes, sir. ठीक है, हमने को डेटा इंसर्ट कर दिया है अपने कस्टमर टेबल में। नाउ अब हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट वाले टेबल में। प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस, 3 चीज़ें होनी है बस। वैल्यूज़, एक वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट की आईडी मान लीजिए सबसे पहले आपने दे दिया 401। प्रोडक्ट का नाम मान लीजिए हो गया हमारे पास हार्ड डिस्क। अब प्रोडक्ट का प्राइस हो गया मान लीजिए 2630 रुपये। ये आपने दिया मान लीजिए, बस एंटर किया, इंसर्ट हो गया होगा आपके पास 401 नंबर से। आप चाहो तो अगली बार से आईडीज को देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 401 आपने दिया, दैट मीन सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट 401 हार्ड डिस्क आ गया आपके पास। तो ऐसे क्या किया और इंसर्ट कर देते हैं। अभी हार्ड डिस्क के अलावा ये आप लोग ले लेते हैं यहाँ पर एसएसडी। ये एसएसडी का रेट हो गया, कॉमा और ले लेते हैं लाइक पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव का रेट हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ रेट्स यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट चढ़ा लेते हैं। और यहाँ ले लिया आप लोगों ने मान लीजिए ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड का रेट हो गया। डिटेल आपने इंसर्ट कर ली, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट किया तो देखा आपने प्रोडक्ट की डिटेल आ गई 401, 402, 403, 404। ठीक है, तो अब आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं 401, 402, 403, 404, और वो कस्टमर्स हैं, कस्टमर 101, 102, 103, 105, वो कस्टमर्स हैं। नाउ हियर वी आर गोइंग टू बुक एन ऑर्डर। अब हम एक ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो ऑर्डर लगाने के लिए ऑर्डर वाइट टेबल में जाना पड़ेगा। यहाँ तक अभी मैंने कुछ भी आपको नया नहीं सिखाया, बस थोड़ा सा आपको चीज़ें बता दी हैं कि हाँ, जैसे कि नॉट नल है, यूनिक है, ये सब चीज़ सिखाया बताई है। बाकी सब पहले का ही है। अब देखो ऑर्डर कैसे लगाते हैं। मैंने आपको ऑर्डर का भी आइडिया दिया था कि ऑर्डर लगाते समय एक कस्टमर आईडी बता दो, कौन सा कस्टमर। एक प्रोडक्ट आईडी बता दो, कौन सा प्रोडक्ट। दोनों भी ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, ये सीन था। तो अभी अपन क्या करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं। देखो, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। ऑर्डर्स वाले टेबल में ऑर्डर आईडी होता है, वो लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। मेन क्या क्या चीजें हैं देखो, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। मान लो एक कस्टमर है राहुल कुमार, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले सी आई डी कितनी। एक प्रोडक्ट है 402 यानी कि एस एस डी, तो उसने प्रोडक्ट की आईडी और 2 पीस लिए उसने यानी कि क्वांटिटी। ये आपको लिखनी है, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी वैल्यू। ये आपके पास तरीका होगा इंसर्ट करने का डेटा। तो मान लीजिए यहाँ हम कुछ ऑर्डर्स लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ ऑर्डर लगा रहे हैं कि कस्टमर आईडी 101 है, उसने 402 नंबर का प्रोडक्ट ऑर्डर लगाया 2 पीस। एक सौ दो नंबर का कस्टमर है, उसने 403 नंबर का प्रोडक्ट ऑर्डर लगाया है 5 पीस। 105 नंबर का कस्टमर है, उसने 401 नंबर का ऑर्डर लगाया है 3 पीस। 104 नंबर का कस्टमर है, उसने 402 नंबर का ऑर्डर लगाया है 4 पीस। 103 नंबर का कस्टमर है, उसने 406 नंबर का प्रोडक्ट ऑर्डर लगाया है 3 पीस। ऐसे आपने को डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी। तो कंट्रोल पे एंटर किया, ये डिटेल आपकी चढ़ गई होगी। आप देखना चाह रहे हैं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स। कंट्रोल पे एंटर किया, आपने देखा ये ऑर्डर लग गए हैं।
तो इस ऑर्डर वाले टेबल से हमको पता चल रहा है कि 101 नंबर का कस्टमर है, उसने 402 नंबर के प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया है, 2 पीस ऑर्डर लगाया है। ठीक है, ये बात समझ में आई ऑनलाइन? ये समझ में आया आपको अभी तक? Yes, sir. ठीक। अब यहाँ जो आप डिटेल देख रहे हैं, ये डिटेल आप देख रहे होंगे, ये डिटेल जो है वो बहुत ही मतलब मीनिंगफुल नहीं है। ये डिटेल इसको देख के नहीं पता लगाया जा सकता कि बेसिकली कौन सा कस्टमर है ना, कि कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट। तो ये डिटेल ठीक है, ये डिटेल है, लेकिन ये डिटेल इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। तो अगर ये डिटेल बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनानी हो तो उसके लिए हम जो है वो एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, और टॉपिक का नेम है आज ज्वाइन। हमको ज्वाइन पढ़ना है आज। ज्वाइन से क्या होता है कि आप दो या दो से ज़्यादा टेबल को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे इस टेबल में ये तो पता है कि आपके पास एक कॉलम है कस्टमर आईडी नाम का। आपको पता है कि 101 वाले ने कोई कस्टमर ने ऑर्डर लगाया है, 102 वाले ने, 103, 104, 105 वाले ने ऑर्डर लगाया है, ये पता तो चल रहा है। लेकिन क्या कौन है वो कस्टमर, 102 वाला 103 वाला है कौन, वो नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ऑर्डर वाली टेबल से अपनी कस्टमर वाली टेबल को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेगा? हम अपनी इस ऑर्डर वाली टेबल से अपनी कस्टमर वाली टेबल को जोड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेगा? उसके लिए हमारे पास ज्वाइन नाम का कीवर्ड होता है, ज्वाइन नाम का कमांड होता है। ज्वाइन से आप लोग कर सकते हैं। ज्वाइन आपका जो है वो DML कमांड में ही आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को रिट्राइव ही कर रहे हैं। तो डेटा के साथ जो भी आप कमांड के साथ आप लोग डेटा के साथ काम करेंगे वो सारा DML में आता है। तो ज्वाइन यहाँ लगा रहे हैं। ज्वाइन से क्या करेंगे हम लोग, जो है वो दो टेबल को आपस में जोड़ना चाहते हैं। कौन कौन से टेबल को? अपनी कस्टमर वाले टेबल और ऑर्डर वाले टेबल। देखिए, अगर मैं कहूं कि सिलेक्ट करिए एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर, तो एक कस्टमर डेटा दिखाई दे रहे हैं आपको। 4 कस्टमर है हमारे पास, 101, 102, 103, 105। और मैं कहूँ ऑर्डर दिखाओ, तो ऑर्डर हमारे पास 5 हैं। जो किस कस्टमर ने लगाए हैं, 101, 102, 105, 104, 103। जबकि हमें पता है कि 104 नाम का कोई कस्टमर है भी नहीं हमारे पास, ठीक है। पर ऑर्डर तो लगेगा, लगा हुआ है ऑर्डर तो। लाइक यहाँ भी 106 नाम का हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे पास मेंशन है। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे कस्टमर के साथ ऑर्डर वाले टेबल को जोड़ो। तो अभी तो ये क्या है, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर आ रहा है, तो 4 कस्टमर हमको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ बोलते हैं कि इसके साथ ज्वाइन लगा, ऐसे ज्वाइन लग जाता है। बस इसी कमांड के अंदर आपने बोल दिया ज्वाइन लगा दो। ज्वाइन करना है किसको? टेबल को। टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है ऑर्डर्स। कंट्रोल से एंटर किया, देखा टेबल जुड़ गई दोनों। पर बहुत ही इनअप्रोप्रिएट तरीका है ये, देखो आप लोग। एक ऑर्डर था, ऑर्डर नंबर 1, जो एक कस्टमर ने लगाया था, 402 प्रोडक्ट का 2 क्वांटिटी। तो वही सेम ऑर्डर मुझे 4 बार दिखाई दे रहा है सभी कस्टमर के साथ, राहुल के साथ, सुरेश के साथ, रमन के साथ, राहुल के साथ। उसके बाद सेकंड वाला ऑर्डर जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है वही 4 कस्टमर के साथ। यानी कि हर ऑर्डर को 4 बार चारों कस्टमर के साथ दिखाया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही इनअप्रोप्रिएट वे है, मतलब है डेटा हमारे साथ, क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो यहाँ हमें ज्वाइन लगाने के बाद किसी टेबल के साथ हमको एक कंडीशन मेंशन करनी पड़ती है कि ज्वाइन किस बेस पे लगाए। तो उस कंडीशन को दिखाने के लिए हम लोग ऑन कमांड का यूज करते हैं। ऑन ऑन से हम लोग बताते हैं कि हमारे पास एक टेबल है कस्टमर नाम की। उस कस्टमर नाम की टेबल के अंदर एक आपके पास कस्टमर की टेबल के अंदर एक आपके पास होगा कॉलम का नेम CID, कस्टमर आईडी, वो ये रही। और एक हमारे पास दूसरा टेबल है ऑर्डर्स नाम का, वो ये रहा ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स के अंदर भी हमारे पास एक कॉलम है, उस कॉलम का नाम है कस्टमर आईडी।
तो जहां भी कस्टमर वाली टेबल में और ऑर्डर्स वाली टेबल में कस्टमर की आईडी मैच करेगी दोनों जगह, केवल वही डेटा सेट प्रिंट होना है। तो देखो जैसे कि ये वाली, अगर हम देखें कि राहुल के साथ जो है वो 60 डेटा प्रिंट हुआ है, मतलब ये ऑर्डर जो है वो 4 बार प्रिंट हुआ है इन चारों के अलग के साथ। तो यहाँ देखो कस्टमर आईडी कितनी 101 है। तो यहाँ 101 जो आईडी है वो कहाँ है, केवल इस वाले के साथ मैच हो रही है, राहुल कुमार के साथ। तो केवल अब इसके साथ प्रिंट होगा, सबके साथ प्रिंट नहीं होने का। इसका मतलब यहाँ कस्टमर वाली टेबल में जो कस्टमर आईडी है जब वो बराबर होगा ऑर्डर्स वाली टेबल में कस्टमर आईडी के बराबर होगा, केवल वही डेटा मैच, यानी कि अब इन चार में से केवल वही लाइन प्रिंट होगी, बाकी तीन नहीं होंगी। ऐसे नीचे का सेकंड वाला ऑर्डर ले लो, ये वाला, ये भी 4 बार रिपीट हो रहा है। इसके अंदर क्या है कि किस ऑर्डर किस कस्टमर लगा, 102 ने लगाया, तो 102 कहाँ मैच कर रहा है, केवल इस वाली लाइन के साथ। तो केवल ये वाली लाइन प्रिंट होगी, बाकी प्रिंट नहीं होंगी। तो यहाँ आप लोग इस तरह कंडीशन मेंशन करते हैं। अब कंट्रोल पे सेंटर करेंगे आप लोग, तो यहाँ आप देखेंगे केवल चारों के साथ चार जो ऑर्डर आपने लगाए थे वही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये अप्रोप्रिएट दिखाई दे, ये मतलब थोड़ा सा अप्रोप्रिएट डेटा है कि हाँ 101 वाले ने जो ऑर्डर लगाया है, ये ऑर्डर 101 वाले ने लगाया, और 101 वाला कौन है, वो ये डिटेल 101 वाले की, ये 102 कस्टमर की डिटेल ये है, 105 वाले की डिटेल ये है, 103 वाले की डिटेल ये है। 104 ने भी ऑर्डर लगाया था, लेकिन 104 हमारी टेबल में है ही नहीं, तो वो दिखाई दे ही नहीं रहा। ऑनलाइन ये सो नो? बताओ ऑनलाइन इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बट इसमें सर वो नाम नहीं पता चल रहा है ना कि किसी कस्टमर ने क्या खरीदा है। ओके, तो अब अपना अगला टास्क है कि हमें ये पता लगाया जाए कि ये जो कस्टमर प्रिंट हो रहा है, ये लाइन से समझ में आ रहा है, इस लाइन के अंदर से ये प्रिंट हो रहा है, किस कस्टमर ने ऑर्डर लगाया। अब हमें ये पता लगाना है क्या ऑर्डर लगाया। हम क्या करेंगे, यही सेम है हमारे पास, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर, और इस टेबल के ऊपर हमने लगा दिया ज्वाइन। ज्वाइन में किसे ऑर्डर लगाया, ऑर्डर नाम की टेबल को ऑर्डर लगाया हम लोगों ने, ज्वाइन लगाया ऑर्डर नाम की टेबल पे, और बोल दिया कि कस्टमर नाम की टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी नाम का कॉलम है वो अगर मैच करता है ऑर्डर्स नाम की टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी का नाम का कॉलम है उसके साथ, तो डेटा प्रिंट हो जाए। लेकिन इसके आगे हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक ज्वाइन लगा दिया, यानी कि ज्वाइन हम आगे लगा सकते हैं। और अब ज्वाइन लगाने के बाद बोला कि ज्वाइन लगा दो किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। ये रहा प्रोडक्ट्स। अभी आपको पता है मैं कंट्रोल पर सेंटर करूंगा तो क्या, सारे प्रोडक्ट को सभी के साथ प्रिंट कर दिया जाएगा। ज्वाइन प्रोडक्ट नाम में ऐसे नहीं है शायद, ज्वाइन प्रोडक्ट, वो चार एंट्री थी, उन चारों के साथ वही सेम प्रोडक्ट देखो प्रिंट कर दिया गया, हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क। अगले चार 402 वाला जो था प्रोडक्ट था वो भी 4 बार प्रिंट किया गया, 403 वाला भी 4 बार प्रिंट किया गया। तो ये गलत हो रहा है डेटा। तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर को कंडीशन बतानी पड़ेगी। क्या कंडीशन है, ऑन, कि मेरा जो प्रोडक्ट नाम का टेबल है उस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास एक प्रोडक्ट आईडी है, अगर वो बराबर होती है मेरी ऑर्डर्स नाम की जो टेबल है उसके अंदर की प्रोडक्ट आईडी के साथ, तभी डेटा प्रिंट हो। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के अंदर जो 401 वाला हार्ड डिस्क है ये ढूंढेगा मेरा 401 किसके साथ मैच करा, कौन से ऑर्डर मैच करा, 406 401 यहाँ मैच करा, तो केवल ये वाला डेटा सेट प्रिंट होगा। यानी कि राहुल सिंह जिसकी कस्टमर आईडी 105 है, 105 105, उसने ऑर्डर लगाया था 401, मतलब 401 401, तो केवल ये वाला डेटा प्रिंट होगा, बाकी ये तीन डेटा प्रिंट नहीं होने के, ना ये दो प्रिंट होंगे ना वो एक प्रिंट होगा, क्योंकि वहां पे कस्टमर प्रोडक्ट आईडी मैच नहीं हो रही। यहाँ 401 है, यहाँ 406 है, यहाँ 401 401, तो जहां कस्टमर आईडी मैच हो रही है केवल वही डेटा सेट प्रिंट होगा। तो ऐसा करने के जब आपने देखा तो प्रॉपर डिटेल प्रिंट होगा, यानी कि हमारे पास चार डिटेल थी, अभी एक रह गई। क्यों क्यों रह गई, पहले वाले डेटा सेट में क्या था कि यहाँ पर एक और था कि किसी कस्टमर सुरेश सिंह ने एक ऑर्डर लगाया है 406 नंबर के प्रोडक्ट का। अब 406 तो है ही नहीं, जब आपने ये कंडीशन लगा दी कि प्रोडक्ट आईडी मैच करके प्रिंट कराओ, तो 406 मिला ही नहीं, तो 406 वाली एंट्री भी गायब हो गई। ये तीन प्रॉपर एंट्री आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे 101 राहुल कुमार नोएडा, ये ईमेल आईडी, इसने एक ऑर्डर लगा रखा है दो क्वांटिटी का इस प्रोडक्ट का। आई बात समझ? Yes, sir.
अब देखिए क्या है कि यहाँ कुछ सारा डेटा तो प्रॉपर तरीके से डेटा प्रिंट हो रहा है, प्रॉपर डेटा में मिल रहा है, प्रॉपर एक रो समझ में आ रही है, लेकिन कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा डेटा भी है। लाइक ऑर्डर आईडी का मैं क्या करूंगा, लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है तो, है ना, 2 बार कस्टमर आईडी लिखी हुई है इसके अंदर, 2 बार इसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी लिखी हुई है इसके अंदर, मेरे को क्या बेनिफिट? तो मैं कुछ सिलेक्टेड डेटा टाइप भी इसमें से निकाल सकता हूँ जो मेरे को चाहिए, कुछ सिलेक्टेड डेटा टाइप, कुछ सिलेक्टेड डेटा, जैसे कि यहाँ स्टार हटा देंगे तो एवरीथिंग गायब। यहाँ बोलेंगे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को केवल कस्टमर आईडी चाहिए, मेरे को केवल कस्टमर का नेम चाहिए, यानी कि यहाँ से आप कॉलम के नाम बता सकते हैं कि केवल कस्टमर का आईडी चाहिए, केवल कस्टमर का नेम चाहिए, सी नेम चाहिए, कॉमा, कस्टमर का एड्रेस चाहिए, कॉमा, कस्टमर का ईमेल चाहिए, कॉमा, उसके बाद ऑर्डर आईडी, सी आईडी ये सब नहीं चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, सीधे सीधे प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, कॉमा, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, कॉमा, प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, कॉमा, उसके बाद क्वांटिटी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगा तो कुछ एरर आएगी। देखिए मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ, प्रिंट किया तो कुछ एरर आ रहा है। क्या एरर है? कॉलम कस्टमर आईडी इज एम्बिगियस। क्या है मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर आईडी नाम का कॉलम है ना, ये एक से ज्यादा टेबल में है, तो कौन से वाले टेबल का प्रिंट कराऊं? तो मैंने आपको दिखाया था, यस, ये कस्टमर आईडी यहाँ भी प्रिंट हो रही है, यहाँ भी प्रिंट हो रही है, ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट आईडी यहाँ भी प्रिंट हो रही है, यहाँ भी प्रिंट हो रही है, तो रिपीटेड है ना डेटा। तो अपन को क्या यहाँ थोड़ा बताना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर नाम की टेबल में है, डॉट, ऐसे। अब कस्टमर नेम नाम का तो एक ही कॉलम में, उसी को दिक्कत नहीं, कस्टमर एड्रेस की कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट आईडी ये 2 बार आ रहा है, एक प्रोडक्ट वाली टेबल में, एक ऑर्डर वाली टेबल में, तो इसको बोल दो कि या तो ऑर्डर वाली से या प्रोडक्ट वाले से, किसी वाले से बोल दो कि प्रोडक्ट वाली टेबल से ही प्रिंट करना। ऐसे नीचे आप ले सकते हैं, प्रोडक्ट का नेम एक बार आ रहा है, प्राइस एक बार आ रहा है, क्वांटिटी एक बार आ रहा है, बस। अब इसको आप प्रिंट करा के देखो, आप ऐसा अलग नाम ले सकते हो, प्रिंट करा के देखो, देखिए प्रॉपर डिटेल आ रही है। 101 कस्टमर आईडी, राहुल कुमार नोएडा, rahul@gmail.com, 402 नंबर का प्रोडक्ट, SSD 3,750 रुपये प्राइस है, 2 क्वांटिटी। ये एक प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है जो आप लोग डेटा सेट निकालना चाह रहे हैं। तो अपने डेटा सेट को क्या किया, आपने देख लिया कौन कौन डेटा सेट आपको रखना है। तो एट द टाइम ऑफ डेटा क्लीनिंग आप लोग जब डेटा को रिट्राइव कर रहे होंगे यहाँ से, तो आप निकाल सकते हैं इस तरह के कौन सा डेटा चाहिए आपको, केवल ये चाहिए। तो आपने ये क्या प्रोसेस है, ये डेटा, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोसेस में आता है कि आपको कौन से कॉलम चाहिए कौन से नहीं चाहिए। तो डेटा क्लीनिंग वाले प्रोसेस में आप लोगों ने लगा दिया है। इसके अलावा देखिए, ये तो आपने बनाई दिया, यही रहा आपके अलावा, है ना। इसके अलावा देखिए आप लोगों ने क्या कहा कि इसमें इसमें प्राइस है 3,750 रुपए, क्वांटिटी है 2, और टोटल प्राइस कितना वो नहीं पता है यहाँ पे। तो वो आता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कि आप खुद से, कॉलम आपके टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन फिर भी आप बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे प्राइस प्रिंट किया, प्राइस के बाद क्वांटिटी प्रिंट हुआ, क्वांटिटी ये रही, क्वांटिटी के बाद कॉमा लगा के आपने बोल दिया कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रिंट कर दो, कंट्रोल प्लस एंटर किया, एक नई कॉलम बन गई। 3750 मल्टीप्लाई बाय 2 7500, 370 मल्टीप्लाई बाय 5 1850, 2630 मल्टीप्लाई बाय 3 7890, ये आपके पास बन गया। व्हाट इज दिस? दिस इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सर प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी नेट अमाउंट करके लिखो ना इसे। ठीक है, यहाँ लिख दो एज, एज मतलब एलियाज, तो एलियाज अमाउंट, ऐसे आप लिख सकते हो, तो अमाउंट नाम से आ जाएगा। देखो, दिस कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी टेबल। ये आपने क्या किया, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, आपने ये कॉलम बिल्ड किया है। ये कॉलम कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपने बिल्ड किया है। समझ आई पूरी बात? ये कॉलम आपने बिल्ड किया है, ये कॉलम है नहीं, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉलम जीएसटी के लिए, है ना। जीएसटी मान लीजिए सबके सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सब पे 18% का टैक्स है। तो अपन क्या करेंगे, इनका जीएसटी अमाउंट बताएंगे, जीएसटी अमाउंट कितना बैठा है, तो अपन बोलेंगे कॉमा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो ये तो आ गया अमाउंट 1850 रुपये, बस 1850 का 18%,
तो 18/100 कर देंगे ऐसे करके, या मल्टीप्लाई बाय 0.18 कर देंगे, तो क्या 18% आ जाएगा। ये देखो आप लोग यहाँ पे करके देखते हैं। ये देखिए 7500, 1350 रुपए, 333 रुपए, 1420 रुपए। व्हाट इज दिस 1420, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इस हार्ड डिस्क का जो अमाउंट आ रहा था 790 रुपए, इसका 1420 रुपए, इसके बाद आपके पास जीएसटी आया। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो एलियास नाम दे सकते हैं कि जीएसटी के नाम से दिखाओ इसे, तो जीएसटी के नाम से आने लगा। ऐसी कॉमा भी नेट अमाउंट दिखाना है तो क्या होगा, आपके पास आपका प्राइस है मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी है, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो आपके पास वही हो गया ना, 7500, 1850, ये वाला अमाउंट। अब इसका जोड़ना भी तो है, क्या जोड़ना है, ये जीएसटी जोड़नी है, इसमें बोल दिया प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो, ये इसको प्लस कर दो, किया, देखा। तो अभी आपके पास 1 सेकेंड रुक जाइए, इसमें कोई दिक्कत है। सर क्या प्राइस नोट इनटू कर दोगे क्या क्वांटिटी। मुझसे वहां से, क्या बोल रहे, क्या बोले बच्चे। प्राइस इनटू क्वांटिटी ही तो अमाउंट है। नहीं, प्राइस इनटू क्वांटिटी ये हो गया अमाउंट, हाँ, है ना, अमाउंट आ गया हमारे पास। अमाउंट में जीएसटी प्लस ये करना जोड़ है। लेंगे ना ये। हाँ, तो सीधा सीधा जीएसटी अगर हम प्लस कर दें। नहीं तो जीएसटी, बेटा जीएसटी नाम का कॉलम बना हुआ नहीं है ना, ये तो हमने अच्छा। बनाया है, बिल्ड किया है, तो इसलिए हम जीएसटी को हम्म, डायरेक्टली यहाँ यूज नहीं कर सकते। अच्छा, प्राइस इनटू क्वांटिटी इनटू। इनटू 0.18 ये हो गया। हाँ हाँ। इसको हमने दिखाया, ये आ रहा है आपके पास। हम्म। एंड व्हाट इज दिस अमाउंट, इसको बोल देंगे एलियास, इसको बोल दो नेट अमाउंट। नेट अमाउंट। हम्म। तो ये कॉलम बिल्ड कर लिए हमने नए, ये तीनों कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी टेबल, किसी टेबल में नहीं है ये। ओके। तो मतलब सर हम जैसे कि हमने अलियास दिया तो हम ये नहीं यूज कर सकते, इसकी जगह में प्राइस इनटू क्वांटिटी यूज करना पड़ेगा। जी टेबल के नेम ही यूज करने पड़ेंगे, जो एग्जिस्टिंग है। जी। तो ने बनाए हैं वो यूज नहीं कर सकते एज अ नेम। नहीं नहीं। ठीक है ठीक है। गॉट इट। दूसरा एक और देखो, जैसे आपने ये लिखा, अब यहाँ आपने देखा कि कई बार यहाँ पे आपको टेबल का नाम यूज करना पड़ा, है ना, ऐसे करके। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा, इसको भी एलियास दे सकते हो, जैसे आपने कहा कि कस्टमर को एज सी नाम से बोलूंगा मैं, ऑर्डर को एज ओ नाम से, प्रोडक्ट को एज पी नाम से। तो फिर क्या होगा, मेरे को पूरा कस्टमर लिख में केवल सी लिख करके, यहाँ ओ लिख करके काम चला सकता हूँ। ऊपर भी मेरे को पूरा वो लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, तो मेरे को थोड़ा सा छोटा कोड लिखना पड़ेगा, कंट्रोल सेंटर किया तब भी काम करेगा। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह डिटेल दी जा सकती है, ये आपका डिटेल। ये अगर आप लोग यहाँ एलियास ना लिखें, एक सेकेंड इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्यों सारा कोड मैं आपको दे दूंगा ना ये। अगर आप लोग जो है ये यहाँ एलियास ना भी लिखें, केवल ऐसा छोड़ दें, बस पी लिख के, ओ लिख के, एस लिख के, तो भी इसको बाय डिफॉल्ट एलियास समझेगा और आपको तब भी दिखा देगा। देखिए आई बात समझ में। ये सब। ये जॉइन था आपके पास, है ना। इस तरह आप जॉइन लगा के 2-3 टेबल को जॉइन लगा सकते हैं, इस तरह नए कॉलम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग, जो आपके पास ऑलरेडी कॉलम है उनका यूज करके कुछ नए कॉलम बिल्ड कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस होगा। और देखिए, जो टॉपिक आज का है हमारे पास ये जॉइन, इस टॉपिक में और भी चीजें हैं कि जॉइन के टाइप होते हैं डिफरेंट। एक मिनट देना जरा बस।
जो जॉइन है आपके पास, इसमें टाइप ऑफ जॉइन होते हैं, तो वो टाइप्स ऑफ जॉइन ले लेते हैं थोड़े से, पढ़ा देता हूँ कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को एलियास ऑफ सी दे दिया आपने। जॉइन ऑर्डर्स, ऑर्डर्स एलियास ऑफ ओ दे दिया आप लोगों ने। ऑन कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी अगर मैच कर देती है ऑर्डर्स के अंदर इसकी ऑर्डर आईडी को, कस्टमर आईडी को, तो वो डेटा प्रिंट कर दो, तो ये आपका डेटा प्रिंट हो गया। अब देखिए क्या है कि कस्टमर तो हमारे पास जो ऑर्डर नंबर वो तो 5 है, लेकिन ऑर्डर प्रिंट हो रहे हैं केवल 4, है ना, क्योंकि आपको पता है एक मैच नहीं कर रहा था। ऐसे भी और ज्वाइन लगा लेते हैं कि ज्वाइन, अभी ज्वाइन कर लेते हैं इसके अंदर किसको, ये छोड़ो, सी भी समझा देता हूँ। अब ज्वाइन के टाइप्स देख लो, जॉइंस के टाइप देखो, एक होता है जॉइन जो आपने ये लगा रखा है। तो जॉइन से क्या होता है, मैं आपको बता रहा था, एक पागल थी, एक टाले दोनों को, मुझे पता नहीं है, गिर जाता भी यार ये तो। यहाँ पे हमारे पास जो है, इस वाले पार्ट में जो है हमारे पास एक ऑर्डर फालतू था, जैसे ऑर्डर यहाँ पे 101, 102, 103, 105 लगा रखा है, तो ऐसे ही 104 ने भी एक ऑर्डर लगाया था। तो आप लोग लिख सकते हैं कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स वाले में 104 नंबर का भी कस्टमर एक ऑर्डर लगाया था, हालांकि 104 नंबर का हमारे पास था नहीं, तो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप ये ऑन नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि आपके पास इस तरह डेटा प्रिंट होता है कि एक ही ऑर्डर चारों के साथ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे रिपीटेड मत दिखाओ यार, जो डेटा मैच हो रहा है केवल, यानी कि कॉमन है ना, कॉमन है केवल वो डेटा दिखाओ। तो कॉमन वाला डेटा कौन सा है केवल, कि भाई यहाँ आपके पास ये जो ऑर्डर लगाया है, इस ऑर्डर को लगाया 101 कस्टमर ने, तो 101 कस्टमर केवल यहाँ, तो केवल इसे दिखाओ। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर ऑन कंडीशन लगाई और इस तरह आप लोगों ने डेटा को देखा, ये आपका डेटा आ रहा है। कॉमन वाला डेटा आपको दिखाई दे रहा है किससे, ज्वाइन से। इस ज्वाइन के अलावा, ये हो गया ज्वाइन आपके पास, तो ज्वाइन के अलावा एक और होता है, उसे बोलते हैं आप लोग इनर ज्वाइन। तो पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भैया ज्वाइन और इनर ज्वाइन में डिफरेंस बताओ, तो यहाँ ज्वाइन और इनर ज्वाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता। ज्वाइन और इनर ज्वाइन का काम एक ही है, कॉमन दिखाना। तो कॉमन डेटा जो होता है केवल उसे वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो ध्यान रहना चाहिए आपको, ज्वाइन और इनर ज्वाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता बेसिकली, ठीक है। इंसर्ट इनटू कस्टमर, एक कस्टमर में इंसर्ट करा रहा हूँ, कस्टमर, जैसे कस्टमर का तो आईडी तो खुद चला जाएगा। अब नाम ले लेते हैं, योगेश नाम है, लेट से योगेश सिंह नाम रख दिया मैंने, और शायद उसके बाद उसका एड्रेस था और उसके बाद मेल आईडी थी, ये था। तो yogesh@gmail.com में करूँगा, कंट्रोल सेंटर करूँगा, ये आपके पास आ जाएगा। चलो, वैल्यू यहाँ बताना पड़ेगा, कस्टमर का नेम है, कस्टमर का एड्रेस है और कस्टमर का ईमेल है, तब जाके डेटा चढ़ेगा। चलो ऑटो, तो यहाँ आप लोगों ने प्रिंट कराया, तो यहाँ केवल कॉमन डेटा ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ज्वाइन और इनर ज्वाइन से सेम रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ज्वाइन और इनर ज्वाइन दोनों सेम होते हैं, और दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में केवल कॉमन होता है, ठीक है ना, कॉमन आपको दिखाते हैं। तो ये आपके पास हो गया, इंटरसेक्शन आपको निकाल के देते हैं दोनों ही, ज्वाइन और इनर। इसके अलावा ये होता है लेफ्ट ज्वाइन, ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, तो ज्वाइन हटाते हैं, ज्वाइन लगाया तो ज्वाइन से देखा, दोनों में जो कॉमन है केवल वो डेटा प्रिंट हो रहा है ना। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट वाला टेबल, लेफ्ट मतलब ये वाला टेबल
ना लगाया हो तब भी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर लाइन पे हम लोग कहें सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर, तो हमारे पास कस्टमर में योगेश सिंह है 106 नंबर पे, लेकिन हमारी लिस्ट में कहीं भी योगेश सिंह प्रिंट नहीं हो रहा अगर हम लोग इस वाले को लगाए तो, है ना। लेकिन अगर हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया है, मतलब ज्वाइन लगाया तो योगेश सिंह कहीं प्रिंट नहीं हो रहा हमारे पास। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं तो लेफ्ट वाला टेबल पूरा प्रिंट होगा, यानी कि योगेश सिंह भी प्रिंट होगा, चाहे उसने कोई ऑर्डर ना लगाया हो। तो उसके रेलिवेंट में क्या होगा, इस साइड में नल वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो लेफ्ट ज्वाइन से लेफ्ट का टेबल पूरा प्रिंट होता है, चाहे उसके रेलिवेंट कोई डेटा राइट साइड में हो या ना हो। हमारी बात समझ में आई। ऐसे ही होता है एक राइट लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट जॉइन के अलावा एक होता है लेफ्ट आउटर जॉइन, यानी कि लेफ्ट में आउटर जॉइन आप लगा सकते हैं, लेफ्ट आउटर, यहाँ पे लगा लेफ्ट आउटर जॉइन। इसको जब कंट्रोल प्लस एंटर आपने किया तो आपने देखा कि आउटपुट में कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है ना। वही आउटपुट है सेम कि लेफ्ट वाला डेटा पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है, चाहे उसके रिलेवेंट कोई डेटा राइट में था या नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लेफ्ट जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा लेफ्ट टेबल कंप्लीट, है ना। लेफ्ट वाली जो टेबल है पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिंट करेगा, बस इतना है। चाहे उसके लिए को डेटा दूसरी तरफ मैच कर रहा है राइट में या नहीं कर रहा, तब भी प्रिंट हो जाएगा। ऑनलाइन बताओ समझ में आई ये बात। यस सर। ऐसे ही जैसे ये लेफ्ट जॉइन था, ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या होगा, उसके बाद राइट जॉइन भी होता है इसके अंदर। तो राइट जॉइन में क्या होगा, राइट वाली टेबल पूरी प्रिंट होगी, यानी कि ऑर्डर वाली टेबल पूरी प्रिंट होगी, चाहे लेफ्ट में किसी ने ऑर्डर लगाया हो ना लगाया हो। तो ये लेफ्ट की जगह आप लोग जो है राइट लगा देंगे। तो यहाँ पर राइट वाली टेबल पूरी हो रही है। 104 नंबर का मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि 104 नंबर से कोई ऑर्डर लगा हुआ था तो वो ऑर्डर दिखाया जा रहा है, चाहे उसके रिलेवेंट कोई डेटा मेरे लेफ्ट साइड में है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे राइट वाला टेबल पूरा प्रिंट हो रहा है। तो ये कौन सा जॉइन हो गया हमारे पास, राइट जॉइन हो गया। ऑनलाइन यस और नो। यस सर। ऐसे ही आपके पास जो है वो राइट आउटर जॉइन होता है। तो आपको पूछा जाता है कि राइट जॉइन और राइट आउटर जॉइन में डिफरेंस बताओ। तो राइट और राइट आउटर जॉइन में कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम चीज़ है। आप राइट लगा लो या राइट आउटर लगा लो, राइट वाली टेबल आपके पास पूरी प्रिंट होगी। कंट्रोल सेंटर किया आपने, ये देखिए, चाहे उसके एलिमेंट को डेटा लेफ्ट में हो या ना हो, अगर नहीं होगा तो नल वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर राइट और राइट आउटर जॉइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कुछ समझ में आई बात ऑनलाइन। हाँ सर। एक इसके अंदर होता है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन में क्या होता है, देखो कि फुल आउटर जॉइन में आपका लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड का टेबल पूरा पूरा प्रिंट होता है, चाहे उनके रेलिवेंट डेटा लेफ्ट राइट में अवेलेबल हो या नहीं हो। यानी कि नल वैल्यू प्रिंट होती है तो होने दो, पर डेटा पूरा कंप्लीट प्रिंट होगा फुल आउटर जॉइन में। लेकिन फुल आउटर जॉइन जो है वो आपके माई सीक्वल में सपोर्ट नहीं होता, यानी कि यहाँ आउटर या फुल आउटर जॉइन ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए एरर आ रही है, फुल आउटर जॉइन जो हमारे पास नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें माई सीक्वल में फुल आउटर जॉइन लगाना तो क्या कर सकते हैं, लेफ्ट आउटर लगाओ आप लोग, लेफ्ट आउटर लगाओ आप लोग अपना, लेफ्ट आउटर जॉइन लग जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट वाला टेबल पूरा प्रिंट हो रहा है। ऐसे क्या करो, इसको कॉपी करो, इसके बाद इसको पेस्ट करो और लेफ्ट की जगह इसको राइट आउटर जॉइन लगाओ, राइट। तो इस राइट वाला पूरा प्रिंट होगा। देखो राइट वाला पूरा प्रिंट हो रहा है, यस। ऊपर वाले से लेफ्ट वाला पूरा प्रिंट हो रहा है, नीचे वाले से राइट वाला पूरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और अब आपने दोनों टेबल के बीच में क्या करा, कॉमा हटा के यहाँ लगा दिया आपने यूनियन, तो दोनों का यूनियन निकाल दिया। तो यूनियन में आपको पता है क्या होता है, यूनियन मतलब जो डेटा कॉमन है वो एक बार प्रिंट होगा और जो कॉमन नहीं है वो भी प्रिंट होगा साथ में।
जब आपने कंट्रोल पे सेंटर किया तो ये हो गया आपके पास फुल आउटर जॉइन। दोनों ही साइड की टेबल पूरी पूरी प्रिंट हो रही है, चाहे उनके रेलिवेंट को डेटा लेफ्ट या उनके रेलिवेंट को डेटा राइट में है या नहीं है कुछ भी। तो इस तरीके से आप फुल आउटर जॉइन लगा सकते हैं माइस्क्ल में। माइस्क्ल में डायरेक्टली फुल आउटर जॉइन नाम का कोई वर्ड नहीं होता, कमांड नहीं होती, लेकिन दो, एक लेफ्ट लगा के एक राइट निकाल के दोनों के बीच आप यूनियन लगा के फुल आउटर जॉइन निकाल सकते हैं इफ यू नीड इट। ऑनलाइन यस और नो? यस सर। यहाँ पे जॉइन वाला पार्ट हो गया खत्म। हम्म। ठीक है, बस जॉइन इतना ही था। तो अभी आपके पास डीडीएल में ऐसा कुछ नहीं बता जो आपको नहीं बताया। डीडीएल पूरा हो गया, डीएमएल पूरा हो गया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पूरा हो गया, और जॉइन भी पूरा हो गया। जॉइन में कुछ नहीं बताया है ना। फिर दूसरी बात, टेबल्स के बीच में किस तरह रिलेशन रखता है ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह रिलेशन लगता है। अब नेक्स्ट क्लास जब मंडे लगेगी तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा जो जॉइन लगाने के बाद जो टेबल्स बनी है ना, तो इन टेबल्स को जॉइन जो टेबल्स के बीच में आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन चाहो तो आप लोग डेटा बेसिस के बीच में जॉइन लगा सकते हो, ये सीखेंगे। दूसरा, ये जो है इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकता है वो थोड़ा प्रिपेयर करेंगे। और इन डेटाबेसेस के ऊपर हमको सीखना है ईआर डायग्राम बनाना, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट सैटरडे मोस्टली लोग मतलब कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग ऑफलाइन आ जाएं, ठीक है। क्योंकि डायग्राम को ना क्या थोड़ा सा मतलब इस पे कंप्यूटर बनाना राइट में से बहुत दिक्कत होता है, तो बोर्ड में बना के दिखा दूंगा मैं, ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो डायग्राम्स थोड़े से आपको आने चाहिए। ये डायग्राम कैसे बनाया था वो इंटरव्यू लेवल से पर्पस मतलब इंपॉर्टेंट है वो इंटरव्यू लेवल से, और इंटरव्यू पूछा जाता है ना। तो अगर डेटाबेस में गए तो ये डायग्राम जरूर पूछेगा, 100% 100%। अगर क्वेश्चन पूछते पूछते उसमें चला गया वो डेटाबेस में पूछते पूछते, तो वहाँ जरूर पूछेगा ये डायग्राम। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं इसको, ईआर मॉडल है ना। तो वो हम लोग सीखेंगे ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है ऑनलाइन। तो इतना सीख लो, इतने का प्रैक्टिस लगा लो, इतना प्रिपेयर करके आप लोग नेक्स्ट क्लास में आ जाओ, हम लोग सीखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके नहीं सर।